राज्यसभा का गेम हाई, रिजॉर्ट बना सेंटर पॉइंट। पावर पॉलिटिक्स में हॉर्स ट्रेडिंग, तोड़ फोड़ से यारी, बाड़ेबंदी जारी। राज्यसभा का राज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राज्यसभा में होने वाले चुनावों की। राज्यसभा में वैसे तो वोटिंग के जरिए सांसदों का चुनाव होता है, लेकिन यहाँ वोटिंग में सीक्रेट कुछ भी नहीं है। वोटिंग से पहले डील भले ही सीक्रेट हो, लेकिन वोटिंग तो ओपन ही होगी, ओपन बैलेट से। आइए आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर कैसे होती है राज्यसभा चुनावों की वोटिंग। निर्दलीय विधायक को छोड़कर राज्यसभा चुनाव में सीक्रेट वोटिंग नहीं होती, ये सबसे बड़ी बात है। ज़्यादातर सभी चुनावों में सीक्रेट वोटिंग होती है। निर्दलीय विधायक को छोड़कर सभी वोट ओपन होते हैं। विधायक बैलेट पेपर पर वरीयता के आधार पर वोटिंग करते हैं। विधायक उम्मीदवारों के लिए वरीयता 1, 2, 3 क्रम की वरीयता लिखा करते हैं। क्रॉस वोटिंग की जांच के लिए दल के यानी पॉलिटिकल पार्टी के अधिकृत एजेंट को अपना वोट दिखाना जरूरी होता है। जब वो वोट डाल दे एमएलए, तो वो उसको वोट को अपने ऑथराइज एजेंट को दिखाते हैं। विधायक किसी अन्य दल के एजेंट को मतपत्र दिखाता है तो उसका वोट अवैध माना जाएगा, इनवैलिड होगा। विधायक सिर्फ अधिकृत एजेंट को मतपत्र नहीं दिखाता तो भी ये वोट अमान्य होगा। दोनों चीज़ें हैं, यदि दूसरी पार्टी के एजेंट को दिखाया तब भी इनवैलिड हो जाएगा, और अपनी पार्टी के एजेंट को नहीं दिखाया तब भी इनवैलिड होगा। और सबसे बड़ी बात कि राज्यसभा चुनावों में नोटा का विकल्प नहीं होता है। निर्दलीय विधायक अपना वोट किसी को भी नहीं दिखाते, किसी भी पार्टी के एजेंट को नहीं दिखा सकता है। कुछ ट्वीट्स हैं, उनका भी देख लेते हैं हम लोग। देश में चुनाव कोई भी हो, पैसा, पावर और पॉलिटिक्स चलती है। ये अमित सिंह ने ट्वीट किया है। देश में चुनाव कोई भी हो, पैसा, पावर और पॉलिटिक्स ही चलती है। फातिमा खान ने लिखा है कि राज्यसभा का चुनाव अब चंद अमीर लोगों का खेल बन गया है। ये फातिमा खान का ट्वीट है। चर्चा करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब भी जुड़ गए हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के एमपी हैं। हुसैन साहब, स्वागत है आपका। ऐसे व्यस्त समय में, ऐसे बिजी टाइम में आपको मैंने परेशान किया है। अभी आप बहुत सारे रिजॉर्ट्स के नंबर आपके पास होंगे, एमएलएस के नंबर आपके पास होंगे, उसमें लगे होंगे। सबसे बात हो गई है, सब ठीक है, अंडर कंट्रोल? देखिए, मैं तो बेंगलोर में बैठा हूँ। सारे हमारे एमएलएस घूम रहे हैं बाहर। कोई लोग रिजॉर्ट पे लेके नहीं गए हैं। हम लोगों ने आज शाम को बुलाकर उनको कैसा करना है, कैसा प्रेफरेंशियल वोट कैसा देना है, ये हम उन लोगों को समझाया है आज। किसी रिजॉर्ट में नहीं है। कल सवेरे सबको आने के लिए बुलाए वोटिंग के लिए, वो सारे लोग यहाँ पर आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो है पहला कैंडिडेट तो हमारा जीत जाएगा, और दूसरा कैंडिडेट पे अभी तक जो है चाहे जनता दल जो है अभी तक कोई उस पे राय नहीं बनाई है अपनी। हम लोगों ने उनको अपील किया है कि वो हमें सपोर्ट करें। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है कि दूसरा कैंडिडेट भी हमारा जीत जाएगा। जी, जब आपको ये उम्मीद नहीं है सर कि दूसरा कैंडिडेट जीतेगा, तो उसको खड़ा करने की जरूरत है कि मतलब आपको लगता है कुछ लोग क्रॉस वोट कर देंगे? या जो आपने एहसान याद दिलाया जनता दल एस को कि भाई हमने आपका मुख्यमंत्री बनाया था कुमार स्वामी को कम वोट के बाद भी, तो अब उसका एहसान चुकाने का वक्त आ गया है? देखिए, हिंदुस्तान की कोएलिशन पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसको लेकर बहुत सारे लोग एनालाइज भी नहीं कर पाते। लेकिन कर्नाटका की कोएलिशन पॉलिटिक्स में और देश की कोएलिशन पॉलिटिक्स में हमेशा हम लोगों ने जनता दल को हम लोगों ने मदद किया है। पिछली बार हम लोगों ने देवेगौड़ा जी को राज्यसभा भेजा, उसके पहले कुमार स्वामी जी मुख्यमंत्री बने, उसके पहले देवेगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बने। तो हम लोगों ने लगातार जनता दल को जो है सेक्युलरिज्म के नाम पे, बीजेपी को बाहर रखने के नाम पे उन लोगों को सपोर्ट किए। तो हम लोग को लगा कि पिछली बार हम देवेगौड़ा साहब को सपोर्ट किए हैं, तो इस बार हमारी बारी आती है कि हमें एक एक्स्ट्रा एमपी मिलना चाहिए। और आने वाले दिनों में इस तरह की परिस्थिति और हुई तो फिर हम उनको सपोर्ट करें। इस तरीके की बातचीत हो सकती थी। हम लोगों ने ओपनली अपील किया, मीडिया के थ्रू अपील किया। तो क्या वोट दे रहे हैं? जेडीएस के एमएलए आपको वोट दे रहे हैं? हम इस पे
देखिए, हम किसी पे दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम किसी के खरीद फरोश नहीं कर रहे हैं, हम किसी को क्रॉस वोटिंग करने के लिए बोल रहे हैं। हम लोगों ने अपील किया है उनकी पार्टी से ऑफिशियली, और दूसरा हम लोगों ने ये भी अपील किया है कि क्योंकि अब सीधी चौथी सीट के लिए सीधा मामला है, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी जीतेगी, या नहीं तो कांग्रेस या जेडीएस का कैंडिडेट जीतेगा। तो हम लोगों ने कहा कि ऑफिशियली आप हम लोग को मदद कर दीजिए, या नहीं तो हम लोगों ने ये भी बोला एमएलएस को कि जो है आप अपने कॉन्शियस से आप वोट कीजिए। तो देखते हैं कल क्या होगा। सर, कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? क्या उनको फिर वो मेंबरशिप रहेगी कि नहीं रहेगी कॉन्शियस वोट से? देखिए, इसमें क्योंकि राज्यसभा में वोट दिखा के डालना है जी, और राज्यसभा में वोट दिखा के डालना है, तो वो अपना वोट अपने कैंडिडेट के अपने पार्टी के एजेंट को दिखाना पड़ता है, दिखा के डालना पड़ता है। यहाँ पे क्रॉस वोटिंग किसी भी पार्टी से का क्रॉस वोटिंग होता है तो उनको अगर व्हिप जारी किया जाता है किसी एक कैंडिडेट को डालने के लिए, अगर वो वोट नहीं उस कैंडिडेट को डालते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उनकी मेंबरशिप भी जा सकती है। अब हमारे पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि हम लोग को लगा कि जनता दल हमें सपोर्ट करेगी। हम लोगों ने उनको पास्ट में सपोर्ट किया था, तो अभी तक उनकी तरफ से ऑफिशियली कुछ आया नहीं है। तो अब देखते हैं कि कल सवेरे क्या होता है। कल तक सवेरे तक बिल्कुल आपने जो कहा कॉन्शियस वोट की अपील की है, कॉन्शियस वोट की अपील किससे की है? कांग्रेस के एमएलए से, जेडीएस के एमएलए से? हम लोगों ने सबसे की। हम लोगों ने बोले कि चौथा कैंडिडेट जो बीजेपी का जीतने वाला है उसको हराने के लिए हम लोगों ने कहा कि आप कॉन्शियस वोट कीजिए करके हम लोगों ने बोला है। देखते हैं क्या होता है। जी सर, कर्नाटका कांग्रेस का तो बड़ा एक्सपर्टीज है। राजस्थान में भी अपनी सरकार में क्राइसिस होता है तब भी आप मैनेज कर लेते हैं, तो अभी तो दूसरी पार्टी के साथ आप कर सकते होंगे। नहीं, देखिए, हम इसमें ये कह रहे हैं कि हम लोग किसी को जबरदस्ती हमारे लिए वोट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने पैसा का खेल नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं किए, हम लोगों ने किसी को डराना धमकाना ब्लैकमेल करने का काम हम लोगों ने नहीं किया। हमारे पास सरकार है नहीं, सरकार होती भी थी जब भी तो हम लोगों ने कभी किसी सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों को पता है कि नंबर्स जो है हमारे लिए जो है, ये कैंडिडेट आसानी से निकलेगा। दूसरे कैंडिडेट को अगर जनता दल अगर मदद करेगी तो वो निकलेगा दूसरा कैंडिडेट। हम लोगों को लगा था कि ये जनता दल मदद करेगी, हम लोगों ने बात भी की थी उनकी, क्योंकि हम लोगों ने पास्ट में मदद किया, तो इसीलिए हम लोगों ने डाला है। अब चाहे आप बैंगलोर, आप मुंबई देख लीजिए, आप हरियाणा देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, अगर कोई खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है और खरीद फरोख्त करने की एक्सपर्टीज अगर किसी में है, अगर दूसरों के पास मैंडेट होते हुए भी अपनी सरकार बना लेने की एक्सपर्टीज अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। और वो किस तरह से अपनी सरकारें बना लेते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, किस तरह से राज्यसभा के सिटिंग मेंबर्स को रिजाइन करवा के फिर चुनाव करवा के वो अपनी तरफ लेके आते हैं, कौन से एजेंसीज को कैसा इस्तेमाल करते हैं। तो आपको डर है क्या बीजेपी से? ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए, बीजेपी से हम लोग को डर इस बात का नहीं कि कोई पैसे लेके हमारा कोई एमपी उधर चले जाएगा, हमें इस बात का डर नहीं है। पैसे के नाम पे कोई यहाँ पे जाएगा करके हम उसमें नहीं। लेकिन क्या हुआ, आप हिंदुस्तान की अगर राजनीति देखेंगे 75 साल, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो गवर्नमेंट की एजेंसी है इस तरह से पार्शियल तरीके से काम करने लगे। आपको पता है कि पिछले 7-8 साल में जो भी राज्य में चुनाव हुआ है, अगर भारतीय जनता पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी मिली है तो वो ठीक है, जहां उनको मेजोरिटी नहीं मिलती है, जहां वो थोड़े सीटों से कम रह जाते हैं या कोई और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है, तो किस तरह वो सरकारें बनाए आपको पता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं राज्यसभा का मेंबर हूँ। आप टीडीपी के 3 लोग जो है सिटिंग राज्यसभा मेंबर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी का सिटिंग राज्यसभा मेंबर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, कांग्रेस का एक मेंबर ज्वाइन करता है, मतलब कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। अभी वो बार मैं अभी तक मुझे लगता है 5वां मेरा डिबेट है दिन भर जो कर रहा हूँ। तो कोई बीजेपी का प्रवक्ता कह रहा था कि हम 100 मार्क्स टच कर लिए हैं राज्यसभा में। जी भाई, आप 100 मार्क कैसा टच कर लिए? इसमें कितने लोग एक पार्टी से जीत के आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लिए? इसमें कितने लोगों के ऊपर ऐसे चार्जेस थे जो बहुत ग्रेव चार्जेस, खासकर इकोनॉमिक चार्जेस थे, उनको आप डरा धमका के अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा ले। एक तो बीजेपी एक टाइप से जो मालूम एक वॉशिंग मशीन हो गई है, जब वो दूसरे पार्टी में लोग रहते हैं तो उनके ऊपर एलिगेशंस कर देते हैं,
और जैसे ही वो वहां ठीक से है। निकल के इनके पार्टी में जाते हैं तो वो धुल जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक ये बात। एक अजीब नासिर साहब आपके पास लौटता हूँ संजय जी से कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन एक ग्राफिक हम देख लेते हैं कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है कहने के लिए घोड़ों का व्यापार, लेकिन अब देश की राजनीति में इसका जमकर इस्तेमाल हो रहा है। राजनीति में जब किसी को लालच देकर काम साधने की कोशिश हुई तो इसके लिए हॉर्स ट्रेडिंग वाला मुहावरा फिट बैठा। देखते हैं कि क्या कहता है हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा। आखिर देश में कब से हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हुई? कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत 1967 से हुई। हरियाणा के विधायक गयालाल ने 15 दिन में 3 बार दल बदला। उस दौर में आयाराम गयाराम की राजनीति की चर्चा शुरू हुई कि आयाराम गयाराम गिरे। मौका परिस्थिति की प्रथा को बंद करने के लिए केंद्र ने बदला संविधान। 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल कानून बनाया गया। उससे सांसदों को विधायकों पर नकेल कसी गई। संजय जी, ये दल बदल कानून बना, ये सब तो आपने देखा ही, आप इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। अभी नासिर साहब बात कर रहे थे कॉन्शियस वोट की। क्या मतलब है कॉन्शियस वोट का? जब आप वोट एजेंट को दिखाना ही है और आपकी मेंबरशिप चली जाएगी तो कॉन्शियस वोट का क्या मायने हुआ? नहीं, वो नासिर साहब जरूर कह रहे थे कि कॉन्शियस वोट करने के लिए हमने एमएलएस को कहा है और सारी पार्टियों को एमएलए को कहा है, लेकिन ये कॉन्शियस वोट का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उससे तो वोट बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स की आवश्यकता होती है एक दल को अलग अलग राज्यों में, और एग्जैक्टली उतने ही वोट उनके पास नहीं होते हैं। कई बार कुछ कम होते हैं, कई बार कुछ ज़्यादा होते हैं। तो पार्टियों की ये कोशिश होती है कि जितने वोट से अब एक सीट जीत सकते हैं वो तो सीट अपने आप उसको सिक्योर कर लो। इसके बाद जो बचे वोट है, जो खुदरे वोट हर पार्टी के हैं, अब सवाल यही होता है वो खुदरे वोट अगर एक तरफ गए और जिस उम्मीदवार के पक्ष में जाएंगे वो उम्मीदवार जीत जाएगा। तो कॉन्शियस वोट अगर आप हर पार्टी अगर कॉन्शियस वोट करने के लिए लोगों को कह दे, एमएलएस को कह दे, तो सारा वोट बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन किया जाता है। वो ज़रूर है, नासिर हुसैन साहब इस बात का जिक्र टीवी पे नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो आदेश दिए गए होंगे, निर्देश दिए गए होंगे। अगर आदेश बहुत कठोर शब्द लग रहा है तो निर्देश तो जरूर दिए गए होंगे कि भाई जितने वोट की आवश्यकता है, जितने उनके एमएलए के वोट की आवश्यकता है एक कैंडिडेट को जिताने के लिए, वो तो उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। बाकी किसको वोट करेंगे, क्या ये वो जेडीएस के उम्मीदवार को वोट करेंगे या अपने उम्मीदवार को वोट करना, वो देखने की बात है। सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस से भी कुछ काम चल सकता है। सर एक बात मुझे समझाइए, थोड़ा सा टेक्निकल बात है कि यदि वोट इनवैलिड हो रहा है तो क्या वो एमपी फिर मान लो मिल भी गया वोट तो कैसे जीतेगा वो? यदि क्रॉस वोटिंग हो गई और पार्टी ने उसको निकाल दिया है तो क्या वो वोट उसका माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? वोट देने के बाद इनवैलिड वोट तो इनवैलिड नहीं होगा ना, उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। हाँ, नहीं, मेरे समझ से जितनी जानकारी मुझे है उसकी वोट इनवैलिड नहीं होगी, वोट की गिनती होगी, उस वोट का वैल्यू रहेगा। भले ही उसके बाद उस पार्टी उसे निलंबित कर दे, बर्खास्त कर दे, लेकिन उस एक्ट जो वो एक्ट करेगा वो लीडर को तो राज्यसभा पहुंचा ही देगा वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेंबरशिप भले ही चली जाए। इसी वजह से तो जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे कि ये पूरी रिसोर्ट पॉलिटिक्स और ये सब जो चीजें चल रही थी कि भाई उसका वोट आपको किसी तरह से हासिल मना कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे कुछ रिसोर्ट पॉलिटिक्स। नहीं, मैं नासिर साहब के यहाँ के नहीं कह रहा था, मैं जनरल बात कर रहा था कि आजकल जो इस तरह की प्रथा चल पड़ी है तो ये रहता है कि उसके वोट को सिक्योर करो, उसके बाद में अगर फिर भी वो क्रॉस वोटिंग करता है तो ठीक है, बाद में एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वो एमएलए जो है या उम्मीदवार जो है वो अपना काम तो कर सकता है। नासिर साहब, आपकी पार्टी तो कॉन्शियस वोट का बहुत लंबा इतिहास रखती है। आपने तो कॉन्शियस वोट के नाम पर अपना अधिकृत उम्मीदवार, ऑफिशियल कैंडिडेट हरवा दिया था राष्ट्रपति चुनाव में। देखिए, अब उस टाइम क्या हुआ था क्या नहीं, मुझे उतना ज्यादा उसका नॉलेज नहीं है, लेकिन एक बात यह है कि जो कई टाइम ऐसा हो जाता है, कई टाइम ऐसी परिस्थितियां हो जाते हैं जब आप किसी के लिए विप ना दो और बोल दें, आप ओपन अपील करेंगे भाई आप कॉन्शियस वोट दें। कई टाइम आप अपने ही लोगों के लिए कहते हैं कि आप कॉन्शियस वोट दें, कई टाइम आप अपोजिशन पार्टीज के जो वोटर्स को यानी तो जो एमएलए होते हैं उनको आप अपील करते हैं कि आप कॉन्शियस वोट दें। अब यहाँ पे मामला ये है कि बहुत सारे लोगों को अब जैसा पार्टी का एक स्टैंड होता है कि भाई हम जबरदस्ती अपने कैंडिडेट को लड़ाना है, जिताना है, यानी हरवाना है, बट हमारे कैंडिडेट को खड़ा करना है। लेकिन बहुत सारे एमएलए को ये रहता है कि हम बीजेपी को नहीं जीतने देंगे, ये क्या कर रहे हैं।
तो ऐसे टाइम पे हो सकता है जो हम लोग एक बड़ा ग्रुप निकल के जो है कॉन्शियस। सर एक छोटा सा सवाल और, बहुत कम वक्त है, कि अभी आपकी पार्टी ने बहुत सारे लोगों को आउटसाइड टिकट्स दिए हैं, मतलब हरियाणा वाले को राजस्थान भेज दिया, दिल्ली वाले को राजस्थान भेज दिया, यूपी वाले को कहीं भेज दिया, किसी को यूपी भेज दिया, ये आपको ठीक लगता है क्या? देखिए ये बाहर दूसरे स्टेटों में दूसरे स्टेटों से राज्यसभा भेजना ये कोई नई ये कोई नई बात नहीं है। ये पास्ट में कांग्रेस पार्टी ने भी कई बार दूसरे स्टेट से भेजा है और बहुत सारे पार्टी, अब मतलब बीजेपी और निर्मला सीतारमण। आपको ठीक लगता है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, कानून की बात नहीं कर रहा, परंपरा की बात नहीं कर रहा, आपको ठीक लगता है? नहीं, देखिए हम लोगों ने चिंतन शिविर से जब उदयपुर चिंतन शिविर से जब निकले, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिसाइड किए थे, संकल्प लिए थे कि हम लोगों को 2024 का चुनाव जीतना है और स्टेट्स में जो हम लोग पार्टी को ठीक करना है। उसी सिलसिले से उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारा थॉट प्रोसेस इसमें गया। अब देखिए मसलन मुकुल वासनिक जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी राजस्थान से जो है लड़ रहे हैं। मुकुल वासनिक जी राजस्थान के 8 साल प्रभारी रहे हैं और उनको एक छप्पा पता है राजस्थान के, उनकी सर्विसेज वहां पे हमें जरूरत है। अब अजय माकन क्योंकि वो खुद इंचार्ज है राजस्थान के, वो राजस्थान से नहीं लड़ सकते थे इंचार्ज होने के नाते, उनको हरियाणा लड़ाया गया है। हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला राजस्थान में जब भी क्राइसिस रही तो वो पॉइंट्समैन रहे हैं वहाँ के, वो जो है स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, वो फायर फाइटिंग किए हैं, तो उनको भी राजस्थान बहुत सारे, मैं समझ गया आपके पास बहुत सारे कारण हैं सबको जिताने के, सबको भेजने के। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने बहुत वक्त निकाला ऐसे एक समय में। संजय जी आखिरी बात आपसे, आप कैसे देख रहे हैं कल के चुनाव को? एक छोटी सा कमेंट आपका चाहता हूँ। राजनीतिक नहीं, ये सब बातों की चर्चा हो रही है कि इसमें पैसे का खेल नहीं है और ये सब बड़े कॉन्शियस होकर कंसाइन से वोट करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि अलग अलग राज्यों में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्थान में एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे राज्यों में भी आपको इंडिपेंडेंट मिलेंगे और हो सकता है इनमें से कुछ इंडिपेंडेंट चुनाव जीत करके भी आ जाए। क्या वजह है कि पार्टी के उम्मीदवार, क्योंकि इतने तो इंडिपेंडेंट एमएलए है नहीं ना सर जी, अंतरात्मा जाग सकती है। अंतरात्मा जाग रही है। अंतरात्मा किस वजह से जाग रही है इन एमएलए की, जो कि हैं तो किसी पार्टी के, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट को वोट करके उसे राज्यसभा भेजने को तैयार हैं। इसकी गुंजाइश पूरी है। कल शाम हमें पता चलेगा कितने इंडिपेंडेंट जीतकर राज्यसभा में गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल में एक सवाल पूछा था। इस सवाल में पूछा गया था कि क्या राज्यसभा का चुनाव पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का कॉकटेल है? आपकी राय हमें मिली है। 83% लोगों ने हाँ के पक्ष में पोल किया, यानी 83% लोग मानते हैं कि इस चुनाव में पैसा, पावर, पॉलिटिक्स का कॉकटेल होता है। 17% जनता ने ना के पक्ष में पोल किया है। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे विद्वत पैनलिस्ट्स की बात सुनी, लोगों की राय सुनी। अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। टिकट की कहानी भी बड़ी अजीब है। आम आदमी मंजिल पर जाने के लिए बस या रेल का टिकट खरीद रहा है, तो वही नेता अगली मंजिल पर जाने या मंजिल बदलने के लिए टिकट ले रहे हैं। हमें हेलमेट पहनने की नसीहत देने वाले नेता एक दूसरे को माला पहनाने की फिराक में। देश के कई रिजॉर्ट्स और 5 स्टार्स होटल ऐसे भरे हैं कि मानो जनवासी में दूल्हे आ गए और उनकी खातिरदारी बम्पर तरीके से हो रही है। पैसे वाले दूल्हे ले जाएंगे या दूल्हे दे दो पैसे ले लो टाइप की फीलिंग में लोगों ने अपने अपने दूल्हे को ऐसे कहा है कि खाओ पियो और ऐश करो। इसके बीच में उलझा रखा है। पार्टी बने या नहीं बने, इनकी पार्टी अभी बाकी है। कल के दिन ये तय हो जाएगा कि किस समधी को उनका मनचाहा दामाद मिला और किस दामाद को उनका मनचाहा समधी। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाए। और अब सत्य के विजय के आखिरी सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट में, यानी इसको देखा का वीडियो आपको दिखाते हैं। गुजरात की वडोदरा की रहने वाली उस लड़की क्षमा बिंदु ने, जिन्होंने खुद ही विवाह रच लिया। क्षमा ने हल्दी मेहंदी की सारी रस्में भी निभाई। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना भी ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।